सरोकार। नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एनडीए ने बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटों पर विजय फतह का फहराया और भाजपा ने 2010 के बाद अपना सबसे अच्छा यहां पर प्रदर्शन किया है। आपको बता चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार को बिहार की जनता ने पसंद किया। ऐतिहासिक मतदाता भागीदारी में महिलाएं और युवा मतदाता प्रमुख समर्थक बने, जो जमीनी स्तर की कल्याण योजनाओं से प्रभावित थे। यह जीत मजबूत शासन, सीट बंटवारे सहित पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जंगल राज के भय से जोड़कर देखी जा रही है। एक ओर एनडीए ने जीत का परचम लहराया, तो दूसरी ओर महागठबंधन की करारी हार हुई। बिहार में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मच गया। जी हां, आखिर बिहार में चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? आखिर चूक कहां हुई? कैसे पार्टी महज 6 सीट पर सिमट गई? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में अब पार्टी जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक अहम बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे। बिहार चुनाव नतीजों पर कांग्रेस ने फिर से वोट चोरी का दावा दोहराया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई गई वोट चोरी को दर्शाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा कहीं ना कहीं क्रॉस कर चुकी है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामचंद्र प्रधान जी हैं, विधान परिषद सदस्य। जो नतीजे आज जो आए, हालांकि इससे पहले जिस तरीके से जो तमाम सर्वे हुए, एग्जिट पोल में हालांकि इंडिया को पहले ही कहीं ना कहीं बढ़त दिख रही थी, लेकिन जो इस बार जो नतीजे आए हैं प्रचंड बहुमत की ओर जो नतीजे आए हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो चुनाव बिहार का देखे हैं, हम लोग भी कुछ दिन के लिए गए थे। तो चुनाव में जो बिहार की स्थिति थी, बिहार की स्थिति मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार उस जंगल राज को नकार दिया। क्योंकि जब हम लोग चुनाव में गए थे, वहाँ देखे हैं कि वहाँ लोग जो गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब नीतीश जी के सुशासन की वजह से बहुत प्रसन्न था, खुशहाल था। इसके पहले लालू जी की सरकार को देखा उन्होंने, तो वहाँ एक तरीके से बड़ा आतंक व्याप्त था लोगों का। उस आतंक को उसको समाप्त किया नीतीश जी ने। जहाँ तक चुनाव का विषय है, मैं आपको फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैजिक चल रहा है। और वो इसलिए नहीं चल रहा, इसलिए चल रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं, तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड, आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती। प्रणाम, हर हर महादेव। हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से, धन्यवाद। बिहार के मोदी जी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, जय हो। ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी वोट कैना, माई भी कैलेस, बहन भी कैलेस, नया युवा, फर्स्ट टाइम वोटर, सब ने झाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। Shuri campaign in Bihar, then only people of Bihar decided that we are going to vote Narendra Modi only and to nobody else. This is a clear victory of Modi's pro-people policy, Nitish Kumar's pro-people policy. I, on behalf of people of Assam, offer my congratulatory message to Honorable Prime Minister Narendra Modi.
एनडीए की दमदार जीत और उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। और देखिए, अगर बात की जाए विपक्ष की तो तमाम तरह के आरोप विपक्ष एक बार फिर से लगाता हुआ नजर आया। चुनाव से पहले जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा था, एक बार फिर से देखिए जब रिजल्ट सामने आया उसके बाद भी एसआईआर के मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया गया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कहां पर चूक रह गई आज इंडिया गठबंधन में। जो ये परिणाम थे वो कहीं ना कहीं एनडीए की जीत की ओर थे, लेकिन कहां पर चूक रही और कैसे भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है, किस तरीके से जीत का जश्न मना रही है, उस पर भी हम बात करेंगे आज। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रहोरी जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी, क्या लग रहा है, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया? धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। जी प्रिया जी, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी उम्मीद करती थी, जिसकी हमें भी उम्मीद थी, और मुझे लगता है कि तमाम जो मीडिया चैनल्स ने सर्वे दिखाए, उन सर्वे से भी आगे जाकर के बिहार की जनता का जो प्यार था वो आखिर आपको वोटों के रूप में और नतीजों के रूप में हम सबके सामने हम सबको देखने को मिला। प्रिया जी, एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेकर के बहुत शौक होने की जरूरत है। दिक्कत यहां पर थी कि जब एसआईआर चालू हुआ और एसआईआर पर बार बार विपक्षी दल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके का माहौल उन्होंने गढ़ने की कोशिश की, उससे जो एक माहौल उपजा, तो कहीं ना कहीं जनता में उस माहौल का कोई फर्क नहीं था, लेकिन मीडिया हाउसेज में, डिबेटों में, तमाम जगहों पर, ऐसी जगहों पर उनका असर देखा। तो वहां से कहीं ना कहीं लोगों को, मीडिया में बैठे लोगों को या इस तरीके के लोगों को ये लगता था कहीं ना कहीं टफ फाइट हो सकती है। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर गए, तब आपने देखा जाकर के कि कहीं उन सब चीजों का कोई असर है नहीं। चाहे वो राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा हो, और चाहे विकास, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो जीत है कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार ने दिलवाई है, इस तरीके के आरोप भी बिल्कुल विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2014 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी, तो ना ईवीएम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास थी, ना चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पास था। और यही स्थिति 2010 के चुनाव में भी थी। 2010 में इंडी गठबंधन की देश में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और मुझे लगता है कि तमाम एजेंसियां, जिस तरीके का आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हो, हम 206 सीटें जीते थे, 206 सीटें। आज से भी बड़ी विक्ट्री हमारी 2010 में आई थी, और आज की विक्ट्री को आप कह रहे हो ज्ञानेश कुमार की विक्ट्री है। ठीक वैसे ही जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत करके आई, ये लोग कहते नजर आए नहीं नहीं ये ईवीएम की जीत है। तो ये मुझे लगता है कि नैरेटिव केवल, मैं एक बात और कहूंगा, बड़ी गंभीरता से इस बात को कहूंगा प्रिया जी, ये लोग इसी गलतफहमी में रहे, क्योंकि जब तक ये इस गलतफहमी में रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये कोई नहीं कर पाएंगे। ठीक है विकास जी। विकास अग्रहरी भी जुड़े हुए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। विकास जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो बिहार के इस परिणाम को, क्योंकि लगातार देखिए आरोप बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर ने फिर से खेला किया बिहार में। प्रिया जी, बिहार की जनता को जनादेश के लिए धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। बाकी एसआईआर और जो भी चीजें हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अगर पूर्ण रूप से पूरी तरीके से अगर हम देखें कि जिस तरीके से एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, वो कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर करती है कि क्या धरातल पर जो चीजें दिख रही थी और जो रिजल्ट आए हैं दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी लगातार महीनों काम किया बिहार में, और जो वहाँ पे जनता का मूड था उससे पूरी तरीके से अलग रिजल्ट आ गए। अब लेकिन चूंकि जीता हुआ जो है तो विजेता उसी को माना जाएगा। भाई वो जीता हुआ है, हारने वाले पे आप कुछ भी कहिए, कितना भी कहिए, कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकती है। रह गई बात एसआईआर की, तो ये चीज़ तो उसी दिन क्लियर हो गई थी कि जब 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और 20 लाख लोगों के जोड़े गए, और उसमें से 5 लाख लोग बिना फॉर्म भरे ही जोड़ दिए गए।
तो जाहिर सी बात है शक की गुंजाइश उठती है, शक होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, भाई अब तो चूंकि हमारे पास उस समय उतना वक्त नहीं था, हम चुनाव की तैयारी में थे। आपने चुनाव के जस्ट पहले एसआईआर लेकर के आए, आपने किया, अब उसमें हम देखेंगे, फिर उसमें हम खोजेंगे। आपने भी देखा होगा, बहुत से फोटोज वायरल हुई होंगी। कोई व्यक्ति है वो 3 जगह वोट करता है, कोई एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली में भी वोट करते हैं और बिहार में भी वोट करते हैं। ज्ञानेश कुमार जी कहते रहते हैं, दिखाओ हमको कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 2-2 जगह पे वोट कर रहा हो, ये कानूनी अपराध है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था का दायरा इतना व्यापक हो गया है भारतीय जनता पार्टी में कि इनके कार्यकर्ता, इनके लोग पूरे भारत में घूम घूम करके जहां जहां वोटिंग होती रहती है वहां वहां ये वोट करते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इस बिहार के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोट देने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कभी भी नहीं रहा है। देश के संविधान में भी ये चीजें नहीं हैं, जो इलेक्शन कमीशन का जो संविधान है उसमें भी ये चीजें नहीं हैं कि आप किसी के लिए अलग से ट्रेन चला सकते हैं। लेकिन इस बार वो भी हुआ है। अब उसमें ट्रेन में बिहार के वोटर गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के वोटर गए हैं, ये तो अब थोड़ा सा समय लगेगा, उसकी गहनता से जांच होगी। जांच होने के बाद हम लोग बताएंगे देश की जनता को। लेकिन अभी का जो रिजल्ट है ये कहीं से भी पचाने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह भी कहते हैं कि हम 160 सीटें ला रहे हैं और उसके बाद वो इस लेवल पर विक्ट्री हो जाती है कि उनको भी यकीन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अननॉर्मल हैं। और जो भी विकास जी, देखिए मेरा ये सवाल बहुत ही काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये कि कांग्रेस इसको कैसे देख रही है। क्या लगता है बिहार में क्या कहीं कुछ कमी रह गई है या फिर चुनाव में गड़बड़ी हुई? देखिए 2 चीजें हम आपको बताएं भाई, हमें तो 37% वोट ही मिला है ना। हम इस चीज को कहेंगे 37 और 47 में 10% का अंतर होता है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। और इस 10% के अंतर में अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम तो ये भी भाई खुले दिल से ये कहना पड़ेगा ना कि 10% एक बहुत व्यापक नंबर हो जाता है वोट चोरी और इन सब चीजों को लेकर के। अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं, सीटें हो सकता है हमारी कुछ और बढ़ जाती, सीटें इन्होंने हो सकता है कुछ चोरी कर ली हो, जो भी जहां पे नजदीकी फाइट 1000-2000 में हुई है, जहां पे अंतर आया है वहां पे इन लोगों ने कुछ अपने वोट बढ़ा करके ऐसी चीजें कर ली हैं। लेकिन मुझे जो लगता है बेसिक रूप से कि 10% का अगर कहीं ना कहीं अंतर है तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसमें हमारे महागठबंधन की हार है और इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, हम वोट चोरी के जो आरोप लगाते आए हैं, वो मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। हम हार तो स्वीकार करते हैं क्योंकि 10% एक बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 9 से 10%। और इतने वोटर हम ये मानते हैं कि कम से कम 1 करोड़ वोटर आप बाहर से नहीं ला सकते हो। मैं ये कम से कम ये मानता हूं, क्योंकि 10% में लगभग 1 करोड़ लोगों के वोट शामिल हो जाते हैं, तो ये बड़ा नंबर है। लेकिन ये है कि हार भी भाई हमारे हैं, उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम फेयर इलेक्शन की हमेशा बात करते हैं, हम फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि 5 लाख वोट बिना फॉर्म के बढ़ा दिए गए। अब वो 5 लाख वोट अगर आप 10-10 हजार वोट 50 विधानसभाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जहां पे नेक टू नेक वाली स्थिति हो, फाइट हो, उस जगह पे तो आपको लाभ मिल गया 50 सीटों का ना। तो कहने का मतलब बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी जितनी बड़ी जीत उसको प्राप्त हुई है। बाकी हारे हैं हम और बुरी तरीके से हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अंतर 10% का है जो कि बहुत बड़ा है। विकास पांडे जी क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए 2-3 चीजें हैं। पहले तो मैं एक चीज के लिए बधाई दूंगा, हमारे विकास भाई ने कम से कम कुछ चीजों को स्वीकार किया और मुझे लगता है कि इसका अनुसरण उनके शीर्ष नेतृत्व भी अवश्य करेगा। देखिए 5 लाख वोटों का जिक्र किया विकास भाई, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई। समझ इसलिए नहीं आई कि 5 लाख वोट बगैर दस्तावेज के बढ़ा दिए गए। क्या ठीक वैसे ही बढ़ा दिए गए जैसे रंजो देवी का वोट काट दिया गया था? ये अपने में यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी जी जो बार बार कभी हाइड्रोजन बम, कभी परमाणु बम, कभी तमाम तरीके के कोई बम जो हो सकता है दुनिया में इजाद भी नहीं हुआ हो, वो भी बम फोड़ दे राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत व्यवहारिकता के साथ आपको समझनी पड़ेगी। आरोप वो लगाइए ठीक वैसे जैसे
तेजस्वी यादव प्रिया जी नौकरी दे रहे थे हर घर को नौकरी दे रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि आप इसको कैसे संभव करेंगे, तो इस पर मुझे लगता है कोई ठोस ऐसा जवाब नहीं तेजस्वी यादव दे पाए जिससे जनता कन्विंस होती। देखिए, व्यवहारिक सवाल आपको समझने पड़ेंगे दिक्कत कहां पर है। नहीं समझेंगे तो आप चाहे वोट चोरी कहिए, चाहे ईवीएम हैकिंग कहिए, जो मन हो सो कहिए, अपनी गलतियों में नहीं आप आईना देखना चाहेंगे तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं दिखा पाएगा आपको। तो ये आपके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से 5 लाख जो बगैर फार्म के वोट जमा हुए हैं, और इतनी बड़ी बात अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ताओं को पता है, जब अग्रणी जी को पता है तो इनके शीर्ष नेतृत्व को भी पता होगी। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत व्यवहारिक एक्शन भी लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मेरा निवेदन और आग्रह है इनसे, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे रंजो देवी के केस में हुआ, ठीक वैसे ही जैसे बेंगलोर की उस बिल्डिंग में बड़े वोट के लिए हुआ। दूसरी चीज, एक बात कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे कि दिखाओ जरा कौन व्यक्ति है जो 2-2, 3-3 जगह वोट कर रहा है, और एक जगह का जिक्र किया हमारे साथी ने कि 3 जगह उसने वोट किया। देखिए, एसआईआर लाई इसीलिए जा रही है, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। आप कमी बता रहे हो प्रिया जी, लेकिन उस कमी को सुधारने के लिए ही तो एसआईआर लाई जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यवहारिक समझिए, एसआईआर बिहार में आई और लगभग 20-22 साल बाद एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो रही है। अब उसी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी का वोट, जो बिहार के कई लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रह के काम करते हैं, और हो सकता है उनका दिल्ली में भी वोट हो, और उन्होंने इस वजह से दोहरे वोट की प्रक्रिया के कारण वहां वोट कास्ट कर लिया हो। इसमें कोई, मैं ये नहीं मानता हूं नहीं कर लिया हो, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि अब तो वोट हमें एक ही जगह रखना है, तो मूल उनका स्थान है बिहार, मूल जनपद है बिहार का, कोई जनपद मूल स्थान है बिहार, तो उन्होंने बिहार को चुना उस वोट के लिए। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल बात है, इसको मेरे साथी समझेंगे, और एसआईआर ऐसी ही चीजों पर अंकुश लगाने के लिए लाया जा रहा है। तीसरी चीज, कम मार्जिन वाली सीटों का बड़ा जिक्र किया। भाई, कम मार्जिन 178 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी जीते हैं, उससे भी कम के जीते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक 2500-3000 वोट से जीतते हैं आरजेडी के प्रत्याशी, तो मुझे लगता है कि आरजेडी वही कहानी आ गई ना जो महाराष्ट्र में करा गया था कि अंतिम 1 घंटे में 10 से 12% मतदान बढ़ा और वहां भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीता। लेकिन जब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने की और उन सीटों का ब्यौरा दिया जहां इनकी एनसीपी जीती और इनके कांग्रेस पार्टी जीती और उद्धव ठाकरे की यूबीटी जीती, वहां भी अंतिम 1 घंटे में 10-10, 12-12% मतदान बढ़ा, उसका जिक्र नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जब आप आरोप लगाएं तो ये भी देखिए कि जनता में उसकी सार्वभौमिकता अखिलेश यादव का भी जिक्र कर लेते हैं। विकास जी, देखिए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में तो एसआईआर से खेला करवा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नहीं खेल करा पाएंगे। 2027 का जिक्र कर दिया। जी, मुझे लगता है 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे बिहार में एक बहुत बहुत मार्मिक और बहुत व्यवहारिक मुद्दा चलता है और लगभग हर चुनाव में चलता है, उसका नाम है जंगल राज। चलता है या नहीं चलता है प्रिया जी? चलता है ना, हर चुनाव में वो मुद्दा निकल करके आता है। आप कल्पना करिए प्रिया जी कि वो कितना बड़ा मुद्दा रहा होगा कि जो मुद्दा 2005 के बाद से हर चुनाव को इंपैक्ट करता है, हर चुनाव को इंपैक्ट करता है, कितना बड़ा मुद्दा रहा होगा, कितने बड़े पैमाने पर जंगल राज रहा होगा जो आज 20 साल बाद भी लोगों के जहन में ताजा है। ठीक है, ये कल्पना करिए। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश भी ये बात समझ गया और जान गया है कि ये वो लोग हैं विकास पांडे जी सरकार में आएंगे तो माफियावाद फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे, कांग्रेस से ही जवाब ले लेते। ठीक है, जो ठीक है विकास जी, पीठ थपथपाना कोई इनसे सीखे। 75 करोड़ रुपए हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने वितरित किया है बिहार में। 75 करोड़ रुपए हर जिले में, हर एक सीट पे अगर आप इतना इतना पैसा खर्चा करेंगे और संवैधानिक रूप से खर्चा करेंगे तो उसके बाद आप हंसते रहेंगे टीवी पर बैठ करके, क्योंकि आपके पास तो एक अलग से बजट है, अलग से एक पावर है। आपने महिलाओं के खाते में पैसा डाला, आपको लग रहा है कि हम उत्थान कर रहे हैं। यही आदमी जो बैठ करके आज हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है टीवी पे, जब अगली डिबेट में हम आएंगे और बैठेंगे, हम कहेंगे कि जो नीतीश जी ने 2 लाख देने का वादा किया था वो कर्ज कहाँ चला गया, तो यही लोग कहेंगे कि एक और कोई एग्जाम्पल ला करके सेट कर देंगे कि भाई देखिए ऐसा है, इतनी महिलाएं उसमें से रिजेक्ट हो गई, हमने जब ग्राउंड पे जाकर के उनको चेक किया तो इतनी महिलाओं के पास रोजगार के कोई साधन नहीं मिले, तो अब हम ऐसी महिलाओं को 2 लाख रुपया नहीं देंगे। आप सोचिए, विशुद्ध थेथराई है ये इस देश में
कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है, ये कह रहा है कि जंगल राज, बड़ा जंगल राज। 38% वोट हमको मिला है। 38% वोट अगर लेने के बाद भी आप एक डर दिखाते हैं, आप एक विशेष मानसिकता से ग्रसित होकर के आप आते हैं, आप यह बताते हैं, आप मशीनरी का दुरुपयोग करके यह बताते हैं कि भाई जंगल राज है। अरे जंगल राज था तो भैया 38% भी बहुत बड़ा नंबर होता है, उसका भी सम्मान करिए आप। अभी तो चीजें डिकोड होंगी ना, अभी तो हम क्लियर करेंगे। अभी जब हमारे पास इलेक्शन कमीशन की जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में जब हमारे पास नंबर आएंगे, कागज आएंगे, तो उसमें हम चेक करेंगे कि विकास पांडे उत्तर प्रदेश से जाके बिहार में वोट किए हैं कि नहीं किए हैं। तब तो हम देखेंगे ना उस चीज को, हमें तो चेक करना है। रह गई बात, एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि एसआईआर हो रहा है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति एक ही जगह वोट रख सकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं प्रिया जी, एसआईआर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप वोट कटवाते रहिए, जुड़वाते रहिए, कटवाते रहिए, जुड़वाते रहिए। जहां जहां चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के 1-2 लाख कार्यकर्ता कटवाते रहे, जुड़वाते रहे, कटवाते रहे, जुड़वाते रहे। विकास जी, लेकिन लगातार देखिए इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन उस पर भी ये कहा गया कि भाई एक तरफ कांग्रेस ये लगातार कह रही थी कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकने के लिए ही तो हम एसआईआर करवा रहे हैं जिससे निष्पक्षता के साथ चुनाव हो सके। आप हमको बताइए, वोट चोरी जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर आया है, आपको पता है, आप भी एक ग्राउंड रिपोर्ट करिए ना, आप लोगों को करना चाहिए, फिर इनसे सवाल करना चाहिए। आप, मैं कहता हूं वोट देने का अधिकार हर एक व्यक्ति का है। अगर एक भी व्यक्ति के पास एसआईआर का फॉर्म नहीं पहुंच रहा है तो किसकी कमजोरी है, किसकी गलती है? ये कौन लोग हैं जो आपके पास एसआईआर का फॉर्म आपके घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप बताइए प्रिया जी। नहीं, आप बताइए। आप भी, मेरे घर तो पहुंच गया, आपके घर सबका आ गया, अगल बगल में कोई ऐसा नहीं मिला आपको? नहीं, इसका भी सर्वे बिल्कुल, अब इसका भी सर्वे हमें लग रहा है करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं भी बैठा हूं, मेरे घर में अभी नहीं आया है एसआईआर का फॉर्म, मेरे घर में नहीं आया। और मैं बता दूं आपको कि ये जो इनकी सोच है कि कांग्रेस के हम लोग मुखर हैं, नहीं भेजेंगे, ऐसा वैसा सारी चीजें, उसकी जरूरत नहीं। हम लोग शामिल करवाएंगे, खुद से शामिल करवाएंगे, आगे बढ़ करके जाकर के अप्रोच करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि बिहार में अगर ऐसे ही, जो बिहार में बाढ़ आई हुई थी, आपको भी पता है, पूरा सीमांचल कोसी का एरिया डूबा हुआ था। अभी भी मैं इलेक्शन करवा के वहां से आ रहा हूं, पूरा आज भी कई जगहों पे, कई इलाकों में पानी वहां भरा हुआ है। अब आप ऐसी जगहों पे एसआईआर जस्ट चुनाव के पहले लेकर के आते हैं और ये कह देते हैं कि भाई अब तो ऐसे ऐसे वोटिंग होगी, और उसी बिहार में आप लोकसभा 1 साल पहले जीत करके जाते हैं। आप दोनों चीजों का विरोधाभास देखिए। उसी वोटर लिस्ट को 1 साल पहले आप मानने के लिए तैयार है और उसी वोटर लिस्ट को आप 6 महीने बाद मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहां का लॉजिक है भाई? अरे आप भी तो लोकसभा जीत करके गए हो उसी वोटर लिस्ट से, उसी वोटर लिस्ट से चुनाव करवा लेते। जो कुछ लोग उसमें आपको दिखता कि ये मृतक हैं, उनका आप हटवा देते। वो तो आपके हाथ में, वो तो बीएलओ के पावर में है ही है। आप उसको कह देते, उसके लिए कोई एसआईआर जैसा एक बड़ा नाम दे करके कि सब लोग आओ, एक नया फॉर्म हमको जमा करो। जो लोग नहीं जमा करेंगे उनका नाम स्वाभाविक रूप से कट जाएगा। ठीक है विकास, आप यूपी में भी देखिए ना, यही होने वाला है, स्वाभाविक रूप से कट जाएगा। जवाब देंगे इस पर? जिन लोगों के घरों पर नहीं पहुंचेगा एसआईआर का फॉर्म, उनका फिर वोट कैसे कट जाएगा? अब उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? ये सवाल रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जवाब दीजिए विकास। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया, मुझे लगता है कि मेरे साथी को भी पता होगी कि इस देश में पहली बार नहीं हो रही है कि जो आप इतनी तेज आपको इस चीज की बौखलाहट पैदा हो रही है। बौखलाहट हार की है और निकाल आप एसआईआर पे रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, धोबी पे बस नहीं चल रहा और गधे के कान ऐंठे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी पे बस नहीं चल रहा है और ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, एसआईआर, तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के अगर बस चल जाता तो शायद ये गति नहीं होती। अब व्यवहारिक सवाल पे आते हैं। प्रिया जी, एसआईआर एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि आज अब इस पर इतनी ज्यादा बात हो चुकी है तो आपके दर्शकों को भी पता है कि ये कैसी प्रक्रिया और इसमें क्या होता है। जब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए काम कर रहे हैं, जरा कल्पना करिए कि अगर आपको पता हो कि आपका पड़ोसी चोरों के साथ मिलकर के आपके घर में चोरी करा सकता है, आप बेखौफ सोएंगे, आराम से सोएंगे कि जागरूक होकर के सोएंगे या आधी नींद में सोएंगे, उसकी रखवाली करेंगे? ये बता दीजिए मुझे। रखवाली करेंगे ना आप, क्योंकि आपको तो पता है कि पड़ोसी मिलकर के चोरों के साथ आपके घर में चोरी करा सकता है, पता है ना। ठीक वैसे ही एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी का रवैया है। जब आपको पता है कि चुनाव आयोग से मिलकर के, ये व्यवहारिक सवाल आप पर और मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं,
कि जब आपको कांग्रेस पार्टी को और इंडी गठबंधन को पता है कि ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, सरकार मिलकर के खेला कर रही है, तो भाई आप अपने बीएलए को जागृत करके क्यों नहीं लगाते बूथों पर? उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, तमिलनाडु में एसआईआर हो रहा है, बंगाल में एसआईआर हो रहा है। जरा पूछिए, मैं दावा करता हूं कि कहीं बीएलए नहीं बनाए होंगे इन्होंने, कहीं बीएलए नहीं बनाए होंगे पूरे यूपी में। तो ये सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ करके इनका कार्यकर्ता आराम से बैठा हुआ है। ठीक है विकास जी, ठीक है, देखिए ठीक है, आपने मूल सवाल नहीं किया। मैं इनसे पूछता हूं कि मेरे घर एसआईआर का फॉर्म क्यों नहीं आया है, और मैं चुनौती देता हूं, मैं सुनिए, चुनौती देता हूं पांडे जी को कि ये मिलाएं, मैं इनको बीएलओ का फोन नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये मिलाएं फोन और पूछे उससे कि क्यों नहीं पहुंचा अभी तक एसआईआर का फॉर्म। कौन सा एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है? हम कांग्रेस के लोग हैं, बस इसीलिए आप हमारा वोट काट देंगे। ठीक है विकास जी, हंसने वाली बात नहीं है, मैंने कहा ना, ऐसा मत करिए। बता रहा हूं, देखिए ये सवाल इनके स्वयं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न छोड़ गया। ये अब मुझे लगता है धैर्य से 2 सेकंड में मैं इसको खत्म कर दूंगा। सबसे पहली चीज क्यों छोड़ गया? क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, यानी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप स्वयं फोन करके अपने बीएलओ का सहयोग नहीं कर पाए। अब आप सोचिएगा प्रिया जी, अब आप सोचिएगा, एक मिनट, अब आप सोचिएगा कि मैं एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सपोर्टर हूं, सब कुछ हूं, मैं कर सकता हूं। आप ये बताइए, जो वहां पे गांव में बैठा हुआ पिछड़ा दलित व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो व्यक्ति कैसे करेगा? आपके बीएलए कहाँ है भाई? मैं बीएलए, अरे मेरे पास बीएलए नहीं है भाई, मेरे पास बीएलए नहीं है, नहीं है बीएलए। आप बीएलए का नंबर है आपके पास? बिल्कुल है। आपकी पार्टी ने जो बीएलए नहीं, उसका नंबर हमारी पार्टी बीएलए बनाती ही नहीं है, हमारी पार्टी चुनाव आयोग में निष्ठा रखती है। कौन किस पार्टी का समर्थक है वो तो बात की बात है, लेकिन यूपी के निवासी तो हैं। प्रिया जी, एक मिनट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रिया एक जी, मिनट, इनकी पार्टी बीएलए नहीं बनाती हाँ है। सुनो, बस ऐसे खेलो मत। अब सुनो, मान लीजिए, भाई, अरे चुप रहो, आप सुनो, ठीक है, विकास मान जी, लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारी पार्टी, अरे चुप रहो, डिबेट वाला ये फॉर्मेट मत अपनाओ। प्रिया जी आप बताइए, हमारी पार्टी, इनको पहले चुप करवाइए, इनको पहले चुप करवाइए। एक सेकंड, विकास पांडे जी, इनको पहले चुप करवाइए, सुन लीजिए विकास पांडे जी, इनको पहले चुप विकास पांडे करवाइए। जी सुन लीजिए, फिर बिल्कुल जवाब देने के पास आऊंगी आपके पास। विकास जी सुन तो लीजिए पहले। मैं इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर हमारी पार्टी बीएलए नहीं बनाती है, हमारी पार्टी, अरे पहले सुनो तो तुम, एक सेकंड, पहले हमारी बात तो सुनो, पहले हमारी बात तो सुनो। विकास पांडे जी, विकास पांडे मैं बोल रहा हूँ, हमारा ही टर्म आपके पास है, हमारा ही टर्म है। और सुनिए इधर, अगर हमारी पार्टी बीएलए नहीं बनाती है और बीएलए जाकर के अगर नहीं, आपने कहा मेरी पार्टी बीएलए नहीं बनाती, आप पूरा सुनते नहीं है ना, आप कान पकड़ के कौवा कान ले गया वाली स्थिति में आ जाते हैं। आप पूरा सुनिए, कायदे से सुनिए, दोहरा रहा हूं इसको, सुनिए, दोहरा रहा हूं इसको, सुनिए। विकास पांडे जी सुन लीजिए सुनिए पहले इसको, जवाब लेने के लिए आऊंगी आपके पास। हमको पता है ना, आप जैसे लोग डिबेट में ऐसे ही भागने का प्रयास करते हैं, चिघाड़ करके ऐसे भागने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्रिया जी, हमारे पास बीएलओ नहीं है। प्रिया जी सुनिश्चित करिए मेरी भी बात है। नहीं विकास पांडे जी बिल्कुल आऊंगी आपके पास। अरे पहले सुनो तो इधर हमारी बात, फंस गए ना। मैं इनके बीच में नहीं बोला, अरे मेरी ही बात चल रही थी, तपाक से बोल पड़े। सर वो मुझसे पूछ रही थी, सवाल मुझसे हुआ, सवाल मुझसे था। ठीक है, एक सेकंड, विकास पांडे जी मैं दोबारा से ये कह रही हूँ, एक मिनट उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास जवाब देने। बिल्कुल आप ही से भी जवाब लेंगे, इसलिए बात चेंज करेंगे। प्रिया जी स्पष्ट रूप से है, मान लीजिए अगर बीएलए नहीं है मेरे पास, और नहीं होना ना होना कोई अच्छी चीज नहीं है बीएलए, ये एक पारदर्शी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि हर व्यक्ति का वोट छूटे ना, कोई भी मतदाता इस देश पे छूटे ना, कोई भी व्यक्ति वोट करने से छूटे ना। हम कहते हैं हमारे पास बीएलए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आप ये बताइए कि अगर एसआईआर हो रहा है और मेरे घर पे अगर फॉर्म नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों में मैं एक जागरूक व्यक्ति हूं, मैं वोट कर सकता हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यह व्यक्ति यह बता सकता है कि गांव के जंगलों में, आदिवासी की बस्तियों में, दलितों की जो
बस्तियां हैं, गलियां हैं, उनमें भी बैठा हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, उसको भी पता है क्या कि एसआईआर इस देश में हो रहा है। आप बताइए ना, बेसिक सवाल ये है। आप बस कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया करते लगते हैं। आप बेसिक चीज पे आइए। ठीक है विकास जी, अब जवाब दे दीजिए विकास पांडे जी इसी पर। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे साथी मुझे सुन लेते तो मुझे लगता है कि बीच में नहीं इन्हें बोलना पड़ता। पहली चीज, आप इस प्रक्रिया को समझिए। मैंने सबको मालूम है चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका दायित्व है और उसकी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर भी रहा है। कारण 4 नवंबर से ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलने वाली। बीएलओ घर घर जाकर के फॉर्म बांटेंगे और प्रत्येक बीएलओ को स्पष्ट निर्देश है कि कम से कम एक घर में 3 बार आपको जाना ही जाना है। 3 बार जाएगा 4 दिसंबर तक। उसमें फॉर्म देना है, फॉर्म कलेक्ट करना है, और जितने भी प्रावधान है लगभग सबको पता है। अब देखिए दूसरी बात आ जाती है, जितनी आसानी से हमारे साथी ने बीएलए के नाम पर आप बौखला गए, ये व्यवहारिक प्रक्रिया है भाई, ये हमारी बनाई प्रक्रिया नहीं है कि बीएलए विभिन्न राजनीतिक दल अपने बनाते हैं जो उस बूथ पर बीएलओ का सहयोग करते हैं और निगरानी का भी काम करते हैं। दोनों काम करते हैं कि बीएलओ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए तो बीएलए बनाते हैं भाई। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सारे लोग बीएलए इसीलिए बनाते हैं। अब दिक्कत कहां पर है कांग्रेस पार्टी को? मैंने पहले ही कहा था कि अगर राहुल गांधी की तरफ देख लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, लेकिन उस हाथ में नहीं देखना चाहते, दुनिया भर में घूमना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं। अब देखिए व्यवहारिक सवाल मेरा ये है, मेरे भाई कह रहे थे कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग का सब कुछ है, बिल्कुल है जिम्मेदारी, लेकिन मेरा निवेदन है ये कि अगर आपके घर में, जैसे सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराए, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना, है या नहीं है प्रिया जी? है ना? लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम अपने लॉकर में रखा सोना लाकर के सड़क पे रख देंगे। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग नैरेटिव सेट करते हैं। अच्छा देखिए, बीच में बोले ना क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपने कहा आप विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, विशुद्ध रूप से आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए एसआईआर के मुद्दे पर आप बीएलए और बीएलओ की आड़ में छिप रहे हैं। आपने बिहार में यही किया है। एसआईआर पर इतना डीप मत जाइए, ठीक है, सुन लीजिए। देखिए विकास पांडे जी, देखिए वापस मुद्दे पर आते हैं। देखिए विकास अग्रवाल जी, ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है आऊंगी आपके पास। विकास अग्रवाल जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बिहार में एसआईआर ने खेला किया है और इसी के चलते जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं वो इस तरीके से है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसी बड़ी बातें कह रही है राहुल गांधी को लेकर। वो ये कह रही है कि जब राहुल गांधी को एक्टिव होना था बिहार में, जब उनको जनसभाएं और रैलियां करनी थी, तब वो विदेशी यात्रा पर पहुंच चुके थे, तब वो विदेश घूम रहे थे। दूसरी एक बड़ी बात बीजेपी की तरफ से यह भी कही गई कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 91 बार चुनाव हारी है और सेंचुरी अब क्रॉस कर देगी इसी तरह जब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरीके से चुनाव होगा। प्रिया जी भारतीय नहीं विकास पांडे जी, प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है। उन लोगों को, चूंकि संवैधानिक संस्थाओं को आपने कंट्रोल में कर लिया है। अभी हम आपसे कहेंगे, इस पर विस्तार देंगे, हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो भी चीफ बैठा होगा, जब वो पद से हट जाएगा तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी जांच? ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाया? तो हमारे पांडे जी कहेंगे नहीं भाई, आपको घर का सोना और चांदी और ये वो हीरे जवाहरात बचाने हैं, आपको ये देखना है। आप वहीं से शुरुआत कर देते हो, उसके बाद आप ये चाहते हो भाई हमको पहली बार ये चीजें एहसास हो रही है ना कि आप इतना नीचे तक गिर करके वोटिंग करवाओगे, अपने फेवर में हमारे लोगों के नाम काट दोगे। ये तो पहली बार हो रहा है। एसआईआर, बीएलए और ये सारी चीजें जो भी होती है, जो भी कार्यकर्ता ग्राम सभा में हमारे लोगों के होते हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी का यथासंभव निर्वहन करते हैं। लेकिन जब आप नई नई चीजें लेकर के आ जाओगे जिसका हमें कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको लेकर के नए सिरे से हमको सोचना पड़ेगा ना। भाई आपने देखा एसआईआर गठित हुआ, हम लोगों ने हर 100 बूथ पे एक नेता को अपनी जिम्मेदारी दी है विस्तृत रूप से। वो सारी चीजें करेंगे, हम लोग भी उस पर लगेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि हमारा वोट एक भी छूटने ना पाए, हम लोग भी उस पर प्रोसेस में आएंगे। ऐसा थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन जब मैं यही चीज सरकार पे कहता हूं, यही चीज जब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पे कहता हूं कि हर एक व्यक्ति तक फॉर्म भेजने की जिम्मेदारी उसकी है, तो विकास पांडे कहते हैं कि ये कांग्रेस कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। वो देखें,
वो जाकर अरे करके तय भाई, करें। जब आप ये कह रहे हो कि अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार तुम्हारी है, चुनाव आयोग तुम्हारा है, आप बीएलए बनाओगे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बीएलए निष्पक्षता तय करता है? चुनाव आयोग मिले हुए बीएलए निष्पक्षता तय करता है, ये बताओ, बीएलए निष्पक्षता तय करेगा? कैसी बात कर रहे हैं प्रिया जी? विकास पांडे जी, बीएलए का काम क्या क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे कि क्या काम है बीएलए का? देखिए, पहली बात तो ये है, बूथ लेवल एजेंट होता है और बूथ लेवल एजेंट के अपने विशेषाधिकार हैं, आपको मालूम है ये बात? और मुझे लगता है कि मुझसे पूछने से पहले पूछ लेते, एक बीएलए 1 भी बन रहा है। एसआईआर को पारदर्शी बनाने के लिए विधानसभा स्तर पर बीएलए 1 बनाया जा रहा है और बूथ स्तर पर बीएलए 2 बनाया जा रहा है। और हर पार्टी से ये बात मांगी गई है, चुनाव आयोग ने सबको आग्रह किया है कि हर पार्टी अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 बनाए और बीएलए 2 बूथ बीएलओ के साथ जाकर के मॉनिटरिंग करता है, उस पार्टी का नुमाइंदा होता है और उसे ये विशेषाधिकार होता है। कई अधिकार होते हैं, उनमें एक विशेषाधिकार ये है कि वो उसके साथ जाकर के स्वयं जाकर के फॉर्म वितरित करा सकता है कि ठीक से फॉर्म बीएलओ वितरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 50 फॉर्म तक स्वयं कलेक्ट करके बीएलओ को बाकायदा अपने सिग्नेचर से जमा कर सकता है। 50 फॉर्म, इतने बल्क में फॉर्म जमा करने की इंडिविजुअली किसी को परमिशन नहीं है, केवल पार्टी के अधिकृत बीएलए को परमिशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है बीएलए का। और भारत और कांग्रेस पार्टी कह रही है बीएलए हम बनाते ही नहीं। अब ये बनाते क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक क्या था कि संवैधानिक संस्थाओं पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, जो कह दिया एमएस गिल को मंत्री बना देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आयोग से कह दिया नहीं तुम्हें मैं मंत्री बना दूंगा, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से काम करो। तो इस तरीके से काम करने वाले लोगों को कभी लगा ही नहीं कि व्यवहारिक चीजों का पालन करना चाहिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन। अरे तो ज्ञानेश कुमार से पूछो ना कि उनकी जांच क्यों नहीं होगी, किसने कराया ये? आए बीएलए बनाएंगे नहीं साहब, और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से पूछो ना, उनको मोदी जी ने अपनी शरण क्यों प्रोटेक्शन प्रदान कर दी? देखा बीच में बोले ना प्रिया जी, बीच में बोले ना, ज्ञानेश कुमार को क्यों प्रोटेक्शन प्रदान कर दी, उस पर तो बोला ही नहीं। अब दूसरी बात आते हैं, बहुत व्यवहारिक बात। अब सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, निवेदन है मेरे, सुन लो। मुझे मालूम है आप बीच में बोलोगे। राहुल गांधी 13 जिलों से निकले हैं, जब वोट चोरी यात्रा लेकर के निकले थे, वोट अधिकार यात्रा। बिहार के जिन 13 जिलों में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, उसकी 80% से ज्यादा सीटों पर एनडीए जीता है। और इससे पहले राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, छत्तीसगढ़ होकर के, राजस्थान होकर के और मध्य प्रदेश तक आए थे। सारे राज्य हार गए थे राहुल गांधी जब इन्होंने जो है वो 2024 में के पहले भी राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, मात्र 32 बचे थे, 32 और आ गए होते तो आज तुम वहां बैठ के राजनीति ना कर रहे होते। हमको पता है, हमको तुम्हारी विचारधारा भी पता है, सब कुछ पता हुआ है। अवसरवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। भाई हारे या नहीं हारे, क्योंकि बीएलए आप बनाएंगे नहीं तो हारेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। संवैधानिक प्रक्रिया आप तो चाहते हो। कितने बीएलए थे आज के पहले भारतीय जनता पार्टी में? बीएलए का मतलब भी आपको पता था एसआईआर के पहले? ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है। चुनाव आयुक्त का कार्यालय कांग्रेस के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी तो ये ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है। विकास अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एसआईआर ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, या फिर क्या लगता है इंडिया गठबंधन में कुछ कमी रह गई है जिस पर काम करना जरूरी है? क्या कोई चूक आप मान रहे हैं, या फिर पूरा जो एसआईआर पे ही मुद्दा छोड़ देंगे? प्रिया जी, एसआईआर एक फैक्टर है। एसआईआर से छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी गड़बड़ियां 2-3-4% तक वोट बढ़ाया जा सकता है। मैं बिल्कुल इस चीज को कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, और मैं इसको मानूंगा, हमेशा मानूंगा, क्योंकि पारदर्शी तरीके से जब आप हमको डिजिटलाइज वोटर लिस्ट नहीं दोगे, सारी चीजें आप हमको दोगे नहीं, तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहेगा बीएलए वहां पे बैठ करके जिम्मेदारी निभाए, ठीक है। उससे इतर आकर के जब बात करूंगा, और मैं एक लाइन में इसको जस्टिफाई अगर मुझे करना होगा, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, हमारी बिहार में हार हुई है, नो डाउट। 10% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और फिर उस हार में अगर जाते हैं, उसकी डिटेलिंग में अगर हम जाते हैं प्रथम दृष्टया, तो हमको ये लगता है कि 10,000 रुपए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर एक महिला के खाते में भेजे, करोड़ों रुपए का बजट हर एक विधानसभा में गया, वो एक फैक्टर है, उससे भी हमें लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी खुश है कि उसने 5% वोट, 4% वोट चोरी करके अपने में बढ़ाया है, 4-5% उनको एक्स्ट्रा महिलाओं का वोट मिल गया, नहीं तो वही पुराना पिछला ही स्कोर लगभग रहता। लेकिन चूंकि हम हारे हैं, तो कमियां तो हैं, तभी हम हारे हैं। हम यही चीज अगर कहते
कि आज जो हम 38% पे हैं, अगर यही हम 43-44% पे होते तब हमें ये लगता कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से वोट चोरी से जीती है। लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की बदौलत जीती है। 10-10 हजार रुपए का हर महिला के खाते में पैसा ट्रांजैक्शन करके उसकी वजह से जीती है। थोड़ा बहुत उसमें कुछ सीटों पे इनका वोट चोरी का भी है, जो इन्होंने एसआईआर के माध्यम से हमारे काटे और अपने बढ़ाए। तो कुल मिलाकर के चीजें वही हैं, स्पष्ट हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि जब तक फेयर तरीके से चुनाव नहीं होता है तब तक ऐसी बातें आपको लगातार सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं ना, हम स्पष्ट कहते हैं कि भाई जैसे ज्ञानेश कुमार जी हैं, कहते हैं कि एफिडेविट दो, एफिडेविट दो, लिखित में दो। हम भारतीय जनता पार्टी पे कहते हैं कि राहुल गांधी कोई एक बयान देते हैं, ये तुरंत जाके एफआईआर कर देते हैं। यही आकर के राहुल गांधी के अगेंस्ट में एफआईआर कर दे कि चुनाव आयोग ही एफआईआर कर दे राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल जी एक गलत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम कहते हैं जब वो उस पे करेंगे तो स्वतः ही वो मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में भी उसकी डिटेलिंग होगी। लेकिन आप देखिए ना, आप तो हमको फंसाना चाहते हैं लेकिन खुद बचना चाहते हैं। हम कहते हैं चुनाव आयोग से ही एक एफआईआर राहुल जी के ऊपर करवा दी जाए, क्यों नहीं करवा देते? एक छोटे छोटे बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग एफआईआर कर देते हैं, ठीक है विकास, एक उस पे भी कर दें। ठीक है विकास पांडे जी, फाइनल कमेंट। देखिए, बिहार की जनता ने, विशेषकर बिहार की माताओं बहनों ने, बिहार की माताओं बहनों ने अपनी सुरक्षा को चुना और अपने सम्मान को चुना। और फिर एक बार उन्होंने ये दिखाया कि हमारे लिए पहली चॉइस अगर कोई है तो वो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि बिहार की माताओं बहनों ने जो प्यार और आशीर्वाद बिहार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर जताया है, हम उस पर 100% खरा उतरेंगे। ये भी मैं विश्वास के साथ कहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है हम कि इनके स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कर्नाटक में रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के साथ छलावा किया, चाहे धनलक्ष्मी योजना हो, तमाम योजनाएं हैं, उन्हें धरातल पर नहीं उतारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर योजना को धरातल पर उतारती है, हर योजना को नीचे तक ले जाना पसंद करती है। देखिए, मूल रूप से समस्या कहीं नहीं है, समस्या केवल एक जगह है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है और हमारे पास नेतृत्व है। और शायद इन्हीं तीनों चीजों का अभाव आज विपक्ष के पास है। वो एक कहावत आपने सुनी है कि धूल चेहरे पे जमी थी, वो आईना साफ करता रहा, गालिब उम्र भर वो यही भूल करता रहा। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी भूल करती रहे और वो संवैधानिक संस्थाओं पर, तमाम जगहों पर आरोप लगाती रहे। एक बार अगर स्वयं का आकलन करेगी तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है विकास पांडे जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रणी जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखिए, बिहार का जो परिणाम सामने आया, एनडीए ने जीत का परचम लहराया। तो दूसरी ओर अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो करारी हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा। बिहार में हार पर कांग्रेस में हाहाकार मचता हुआ नजर, और तमाम सवाल जो है वो बिल्कुल देखने को मिले। आखिर बिहार में चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? एक बड़ा सवाल ये कि आखिर चूक कहां हुई, कैसे पार्टी महज 6 सीटों पर सिमट गई? और इन सभी सवालों के जवाब आज हमने इस चर्चा में देखे। और साफ तौर पर देखिए, कहीं एक तरफ जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। एसआईआर को एक बड़ा फैक्टर मानकर चलती हुई इंडिया गठबंधन